लिया साहब, आप एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर के अलावा आप एक वालिद साहब भी हैं। आपके लड़के उमर खालिद पिछले 6 साल से जेल में बंद है। क्या फील करते हैं एज ए फादर आप? देखिए, किसी के भी औलाद के साथ में जुल्म होगा तो उसको तो रंज होगा, अफसोस होगा। और ये अफसोस की एक वजह ये भी है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो किसी जुर्म की वजह से जेल में होता तो शायद आप कह सकते थे कि भाई ठीक है, वो उसने गलत काम किया था इसलिए जेल में है। उसका कोई सिरे से कोई गुनाह ही नहीं है, बल्कि वो तो एक उस तहरीक का हिस्सा था जो जुल्म के खिलाफ लड़ रही थी। सीए, एंटी सीए मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे। उसका वो फेस था, वन ऑफ द फेस था उसका। तो ये सजा तो उसको उसी की दी जा रही ना, और तो कुछ नहीं है। तो अफसोस ये है कि बहरहाल हमको अफसोस है इस बात के ऊपर में कि उमर खालिद जेल में है, 6 साल से बंद है। जबकि ज़िंदगी के ये वो अय्याम थे जिनको अब वो एकेडमिक लाइफ से फारिग हो चुके थे, वो पीएचडी कर चुके थे, अब उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होना था। लेकिन अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने की बात कर रहे थे तो उनको जेल में दिया गया। तो अफसोस तो बहुत है। लेकिन बहरहाल एक खुशी इस बात की है कि वो किसी जुर्म में अंदर नहीं गए, बल्कि वो एक इंसानों के बुनियादी इशू को लेकर तहरीक चला रहे थे। एंटी सीए तहरीक जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी। हुकूमत ने एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया था, उसके खिलाफ वो तहरीक चलाई थी। उस वजह से हुकूमत ने उनको जेल में डाला है। हुकूमत को ये महसूस हो गया कि अच्छा, हमारा एक कानून हमने लाया और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सजा देने के लिए जेल भेजा गया है। तो हमें इत्मीनान इस बात का है उमर खालिद किसी जुर्म में जेल नहीं गए हैं, बल्कि इंसानों के बुनियादी सवालात के खिलाफ तहरीक चलाई उन्होंने, बुनियादी सवालात को लेकर तहरीक चलाई उन्होंने, और उसकी पादाश में उनको जेल में भेजा गया। आज भी तो कल बाहर आएंगे इंशाल्लाह, हमें यकीन है। आप लंबे अरसे तक नहीं जान सकते, लेकिन उमर खालिद की वजह से कई चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम एक्सपोज हो गया। आप मुझे बताइए कि एक बेबुनियाद इल्ज़ामात को आप पूरी 30,000 पन्नों की चार्जशीट पढ़ डालिए, उसमें कोई एक सिंगल वाक़या या सिंगल प्रूफ ऐसा नहीं है जो उमर खालिद को उन दिल्ली दंगों से जोड़ता। अच्छा, उमर खालिद तो दिल्ली में थे भी नहीं, उन तारीखों में दंगे हुए यहाँ पे। कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं चार्जशीट में नहीं, एक वाक़या नहीं है, एक चीज़ नहीं है, बल्कि उनको यहाँ तक कहा गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें योगेंद्र यादव भी थे, अपूर्वानंद भी थे, हर्षमंदर भी थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई ना। उमर खालिद का एक पोस्ट नहीं है उसके अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और व्हाट्सएप ग्रुप में साजिश रची गई थी। तो बताइए ना भाई, उमर खालिद की कोई पोस्ट? तो ये कहा गया कि नहीं, वो साइलेंट स्पेक्टेटर थे, तो साइलेंट साजिश कंस्पिरेटर थे। मेरा कहना सिर्फ ये है कि बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन जाहिर है कि देखिए, 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 विटनेसेस हैं, सब फेक विटनेसेस। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि 30,000 पन्नों की चार्जशीट और 900 विटनेस साथ में केस कितने साल चलेगा? तो केस बनाया इसलिए जाता है कि कोई दम ना हो, तब भी ये केस बस 20 साल में 25 साल में तय हो, और 25 साल के बाद एक्विटल हो जाए तो कौन पूछने वाला है? वो तो जिंदगी तबाह कर दी आपने। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें अपने जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए गए, यूएपीए है, मकोका है, गचको का है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करते हैं, वायलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इसको रिविजिट करना चाहिए। कोई हमारी सिविल सोसाइटी की तहरीक उसको खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है, जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए। हमने टाटा के खिलाफ आवाज़ उठाई, टाटा खत्म हुआ। हमने पोडा के खिलाफ आवाज़ उठाई, पोडा खत्म हुआ। यूएपीए, मकोका और गचको के खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये जो टेररिज्म के वाक़यात हमारे मुल्क में होते हैं, सो कॉल्ड टेररिज्म के वाक़यात, ये सब फेक है। ये लाहे इसलिए जाते हैं कि आपको कोई ना कोई हार्श कानून बनाकर एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। आप टाडा का कानून उठाकर देखिए, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए, 60,000 लोगों के खिलाफ टाडा अप्लाई किया गया, 60,000, 67,000। क्या रेट ऑफ कन्विक्शन है? 1%। अच्छा, 99% लोग बेगुनाह। यूएपीए में क्या है रेट ऑफ कन्विक्शन? 2.7। यानी मतलब ये कि बाकी 78, 98, 99, 97% लोग बेगुनाह हैं। तो फॉल्स कैसे थे? तो आप मुझे बताइए कि ये इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्या इन कवानीन की वजह से हमने क्राइम को कंट्रोल कर लिया, हमने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया, या हम इनोसेंट लोगों को उसकी सज़ा दे रहे हैं? तो
कोई आवाज़ नहीं उठती है हमारे खिलाफ में, इन कवानीन के खिलाफ में, और ये इसके वजह से ये सब चल रहे हैं। यानी आप मुझे बताइए कि आप ये कहते हैं कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन उमर खालिद और उनके दोस्तों के लिए बेल इज़ ए रूल नहीं है, जेल इज़ ए रूल हो गया, प्रोसेस पनिशमेंट बन जाता है। सबको बेल मिली, क्या वजह, आपको क्या लगता है कि उमर को और शर्जील को क्यों नहीं बेल मिला? सबको बेल दे देगा इसके तो आप देखिए ना सुप्रीम का जस्टिफिकेशन क्या है। वही तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए चार्जशीट उठाकर देखिए, चार्जशीट में क्लासिफाई नहीं किया कि ये प्राइम अक्यूज्ड हैं, ये जो है सिर्फ वो यानी को अक्यूज्ड हैं, ऐसा नहीं किया गया। सब पर एक ही इल्ज़ाम है, सब पर एक ही चार्जेस हैं, लेकिन जब अदालत फैसला करती है तो कहती है कि ये शर्जील और उमर खालिद जो है वो आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट थे इस बात, इसलिए इनको मिलनी चाहिए, बाकी लोग फॉलोअर्स थे। ये डिमार्केशन अदालत ने कहाँ से किया, ये कहाँ मिला? चार्जशीट में तो नहीं है कहीं भी, FIR में तो कहीं भी नहीं है, पुलिस के चार्जेस में कहीं नहीं है। ये जो डिमार्केशन अदालत ने पैदा किया कि ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट है, बाकी लोग फॉलोअर्स थे, तो ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट होने का ये डिमार्केशन कहाँ से निकला? क्या सबूत? कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो आप पढ़िए ना पूरी, यानी 30,000 पेज की चार्जशीट बनाई इसलिए कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, 30,000 पेज कौन पढ़ेगा? ये जितने आपके 900 विटनेसेस हैं उसमें सब फेक हैं, उसमें अल्फा बीटा गामा ही नहीं आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं आप उनको। अच्छा। कौन है, नाम कौन है, क्या है, नाम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आप, तो कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा, प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं। तो ये अगर इस तरह का केस बनाया जाता है, ये मिस्टीरियस केस है, पूरा केस बनाया इसलिए गया है कि लंबा चले। अभी आप देखें दिल्ली बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के केस में 20 साल के बाद एक्विटल हुआ। ये 20 साल जिंदगी के जो आपने एक इनोसेंट आदमी के ज़ाय कर दिए, हु विल पे फॉर इट? कौन पे करेगा उसको? मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जो कवानीन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, ये जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, पुलिस फेक चार्जेस बनाती है, फैब्रिकेटेड चार्जशीट बनाई जाती है, उसके खिलाफ मिसाल के तौर पे अगर सपोज आज से खुदा न खास्ता 10 साल बाद 15 साल बाद ये सब लोग एक्विटल हो जाता है इनका, जो लोग बंद है इसके अंदर, तो जिन लोगों ने वो चार्जेस लगाए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दे विल नॉट बी यानी वो तो उनको तो प्रमोशन हो गया, उनको बढ़ा दिया गया, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जिन लोगों ने मासूम नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी, जाये कर दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो कानून है इसको रिविजिट करने की जरूरत है। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये है कि आप एक इस्लामी तर्ज फ़िक्र अपनाते हैं, इस्लामी तर्ज फ़िक्र के हैं, और दूसरी तरफ उमर खालिद का जो ये है वो सोच है उनका, एक तरह का कम्युनिज़म बोलते हैं, एक लेफ्टिस्ट लीडर थे वो। इतना फ़र्क बाप बेटे के आइडियोलॉजी में कैसे आया? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ असल में कि 2 चीज़ों को आप देखेंगे। एक बात तो ये थी कि उमर खालिद जब तक JNU नहीं गए थे उस वक्त तक एक आम मुसलमान थे, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। हमने जो कहते हैं ना जो चीज़ें उनको दी हैं परवरिश में, ज़ाहिर है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जो हमारी फिक्र है, वही हमने उनको इनकलकेट करने की कोशिश की। लेकिन वो यानी ज़िंदगी के 5-7 साल जो उन्होंने JNU में गुजारे हैं, वहाँ MA किया, MPhil किया, PhD किया, ये उनका इंटरेक्शन हुआ वहाँ की कम्युनिस्ट तलबा तहरीकों के साथ। अच्छा। NSUI सॉरी DSU नहीं, JNU के अंदर उनका इंटरेक्शन हुआ कम्युनिस्टों की तहरीकात के साथ में, तो उन लोगों ने भी एक अपनी तहरीक बनाई थी। लेकिन देखिए उसमें जो रोल था उमर खालिद का, वो रोल ये था कि हम जो समाज के दबे पिसे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हुकूमत ने अगर जो कवानीन ऐसे बनाए जो इनको करश करते हैं, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो अगर आप देखें JNU का पूरा उमर खालिद का जो रोल है वो एक्टिविज्म का रोल है, और एक्टिविज्म भी इन्हीं सब के लिए था। और ये जो CA की तहरीक थी वो भी एक्टिविज्म ही के रोल की हैसियत से थी। तो उमर खालिद ने जो मार्जिनलाइज्ड तबकात थे इंक्लूडिंग मुस्लिम, उनके खिलाफ हमेशा वो जंतर मंतर पे रहते थे, हमेशा तहरीक चलती थी, चाहे JNU के अंदर चल रही हो या JNU के बाहर चल रही हो। तो उमर खालिद को आप देखेंगे, रोहित वेमुला के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई, नजीब के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई, ऐसे तमाम मामलात में उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिज्म का जो एक्टिव रोल है कम्युनिस्ट तहरीकात का,
उस रोल के अंदर भी वो किसी यानी इस्टेब्लिश कम्युनिस्ट तहरीक के साथ नहीं थे। CPI, CPM, यानी आपके आयसा, SFI, इन लोग साथ में नहीं थे। वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, छोटा सा ग्रुप था, लेकिन वो किसी हद तक वो इस आइडियोलॉजी से मुतासिर थे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो ज़्यादा रोल उनका एक्टिविज़म वाला रोल था। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो इस्लामी स्पिरिट या इस्लामी तालीमात उनको बचपन से वो जिसको पढ़ते रहें, जिसको सुनते रहें, बहरहाल मेरा कहना ये है कि वो आज नहीं तो कल बहरहाल वो रंग लाएगी। उनको वो अभी भी जेल के अंदर भी उनको मौका मिला है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का। तो मेरा कहना चाहते हैं कि इस्लामिक तर्ज फिक्र की तरफ जाहिर बात है कि जो हमारी फिक्र है, हम चाहेंगे कि वो भी उसी फिक्र के लंबेदार बने। हर बाप की, हर माँ की ख्वाहिश यही होगी कि भाई जिस फिक्र को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस दीन को उसने अपना रखा है, वो उनकी औलादें भी उसकी तरफ आए। ये तो हर एक फितरी ख्वाहिश है, और तहरीक इस्लामी का फ़र्द होने की वजह से हमारी ख्वाहिश तो और ज़्यादा है इस मामले में। तो हमारा कहना ये है कि आज नहीं तो कल हमें उम्मीद है कि ही विल कम बैक। कल देखिए वो एक्टिविज़म हमारा मेरा कहना सिर्फ यही है, उसकी भी रीज़न वही है जो बात मैं कह रहा था आपसे। मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना एक्टिविज़म वाला रोल ख़त्म कर दिया है। ये वजह थी कि जब आप कोई बात नहीं करते, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन एक्टिविज़म वाला रोल कहीं भी नहीं। तो एक रीज़न ये भी था मुसलमानों से थोड़ा सा डिस्गस्ट होने का उमर खालिद की वजह ये कि भाई हम कहाँ हैं, मैदान में कहीं भी हम नहीं हैं। तो वो मगर अब मेरा ख्याल है कि अब मुसलमानों में भी अब एक्टिविज़म का रोल किसी हद तक आने लगा है। जैसा कभी APCR को आप देख लीजिए, ये भी तो एक एफर्ट है ना, सब लोगों का मिला जुला एफर्ट, मुसलमानों का एफर्ट है, जमात का एफर्ट है। तो हमें उम्मीद यही है कि बहरहाल अब उनको एहसास होगा भाई। और अब देखिए उनको जो टारगेट किया गया आइडियोलॉजी की वजह से नहीं किया गया, आइडेंटिटी की वजह से थी। ये तो बात उनको एहसास हो रही है ना कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनको टारगेट किया गया है। तो आपको मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से टारगेट किया है, तो आप उसको कम्युनिटी के लिए काम करें आप मैदान में आकर। तो हमें उम्मीद है कि उनको ये 5-6 साल का वक्त जो गुजरा है जेल के अंदर, उनको गौर करने का मौका मिला है इस पूरे सूरत हाल के ऊपर में। तो उससे कुछ अच्छे असरात नजर आएंगे इंशाल्लाह।